गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा प्रीवियस वीडियो तक जो अपना चैप्टर था संविधान क्यों और कैसे, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो उसके प्रॉपर नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। अब उसके शुरू से लेके और जितने अपने वीडियो बने हैं इस चैप्टर के, उनकी वापस एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन करें ताकि आपकी तैयारी है वो सही तरीके से हो सके। और आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। संविधान में जो अधिकार है उनके बारे में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे अपने इस चैप्टर के अंतर्गत, कि व्यक्ति को संविधान के द्वारा कौन कौन से अधिकार हैं वो दिए गए हैं और इन अधिकारों की वास्तव में क्या पालना की जाती है या नहीं की जाती, या इनकी पालना जहाँ पे नहीं की जाती वहाँ पे किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, किस प्रकार से उन समस्याओं का सामना किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारत के संविधान में अधिकार, यानी भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और उन पे किस प्रकार से सीमाएं हैं लगाई जा सकती है और सरकार को किस प्रकार से उनको लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है परिचय की। संविधान सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखता है। अब जो सरकार है वो अगर उसको पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाए, पूर्णतः उसको क्या है कि कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिल जाए, तो वो क्या करेगी कि अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी। और जब दुरुपयोग करेगी तो वो मानव मात्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगी, उसका अहित करने का प्रयास करेगी, उसको सुविधाएं प्रदान करने में कुछ न कुछ कमी वो विशेष रूप से रखेगी। तो इसलिए संविधान ने क्या किया कि सरकार पर नियंत्रण रखा है, सरकार पर कुछ अंकुश लगाए हैं जिसके कारण वो है सरकार है वो सही तरीके से कार्य कर पाए और व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको किसी प्रकार से उल्लंघन करने का प्रयास है वो सरकार के द्वारा नहीं किए जाए। इसलिए आवश्यक है संविधान ने सरकार पे कुछ प्रतिबंध, कुछ नियंत्रण और कुछ अंकुश है उस पर लगा दिया है। बात आती है प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। जो भारतीय संविधान है वो प्रमुख रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है, यानी भारत में किसका शासन है? जनता का शासन है। जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि चुनने जाते हैं, वही प्रतिनिधि बाद में क्या है कि शासन का संचालन करते हैं। तो ये प्रतिनिधि जो चुने गए हैं वो प्रमुख रूप से जनता के विचारों को से ओतप्रोत होते हैं, जनता के विचारों से जुड़े हुए होते हैं और बाद में ये जनता से संबंधित नियम कानून बनाते हैं ताकि जनता का हित व विकास लगातार होता रहे। तो भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको अपनाया गया है और जनता की आकांक्षाओं और हितों को ध्यान में रख के क्या है कि सरकार के द्वारा प्रमुखता कार्य किया जाता है। बात आती है सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त है। जो भारतीय संविधान है ये किसी एक व्यक्ति को, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को अधिकार प्रदान नहीं करता। ये देश में रहने वाले सभी व्यक्ति हैं, सभी जनता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार है वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। अधिकारों के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है वो संविधान द्वारा नहीं किया गया है और सरकार भी किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव अधिकारों के मामले में पूर्णतः नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि अधिकार प्रदान किए गए हैं, समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। बात आती है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब बात आती है मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं, व्यक्ति की प्रगति से संबंधित होते हैं, व्यक्ति के डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं और व्यक्ति का विकास, सर्वांगीण विकास होता रहे। इसके लिए संविधान के द्वारा क्या है कि इन अधिकारों को व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और सरकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्रदान करेगी और आवश्यकता पड़ने पे जो कुछ वर्ग विशेष है, जो पिछड़े हुए हैं या जो अल्पसंख्यक है या जिनकी स्थिति खराब है, उनको विशेष संरक्षण भी प्रदान करेगी ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से क्या है कि संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बात आती है
कि जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है, कौन से भाग में प्रमुखतः इनको सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनको संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो प्रमुख रूप से इसमें सम्मिलित है। और इसके आधार पे जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन है वो विभिन्न अनुच्छेदों में प्रमुख रूप से किया गया है। बात आती है कि 50 वर्षों में अधिकारों के स्वरूप में परिवर्तन। हम देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार व्यक्ति के जो आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उन्हें परिवर्तन होता रहता है। और इन लगभग 50 वर्षों में जो बीत चुके हैं इनमें भी क्या है कि मौलिक अधिकारों में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। कुछ धाराएं जहां मौलिक अधिकारों में से हटाई गई है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो मौलिक अधिकारों में शामिल भी किए गए हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि आवश्यकता के आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जब मौलिक अधिकारों में जब परिवर्तन होता है तो कानून के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। उसके बाद में क्या है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। बात आती है भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान है वो नागरिकों को कौन कौन से है वो मौलिक व्यवस्थाएं प्रदान करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो प्रमुख रूप से इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रारंभ में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में जो अधिकारों की संख्या है, मौलिक अधिकारों की संख्या वो 6 बताई गई है और सभी व्यक्तियों को समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बात आती है अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए। व्यक्ति को जो ये अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा, इनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि कोई भी इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है वो नहीं कर सके। व्यक्ति के जो अधिकार संविधान से प्राप्त है उनके बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, रुकावट उत्पन्न नहीं कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए, यानी संरक्षण प्रदान किया जाए। तो अब संरक्षण इनको कौन प्रदान करेगा, कौन मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, कौन व्यक्ति के अधिकार जो मिले हुए हैं उनको संरक्षण प्रदान करेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, ये भी भारतीय संविधान व्यवस्था है, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है कि अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका। अब जो अधिकार व्यक्ति को मिले हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार और उनकी सुरक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग को प्रदान किए गए हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ जो अब बात कर रहे हैं संविधान की व्याख्या की, अधिकारों की व्याख्या की और सुरक्षा की, यहाँ न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। न्यायपालिका को प्रमुख दायित्व दिया गया है कि वो अधिकारों की व्याख्या करे और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कहीं भी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और न्यायालय में उसमें याचिका दायर की जाती है तो न्यायपालिका का प्रमुख दायित्व बनता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए और स्पष्ट व्याख्या करके अनुचित और अनुचित का भेद पूर्णतः करके सही निर्णय है वो न्यायपालिका के द्वारा प्रमुखतः दिया जाए। बात आती है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें प्रमुख रूप से क्या अंतर है, ये भी व्यवस्था है, ये भी जो व्यवस्था है अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें महत्वपूर्ण ज्यादा क्या है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि व्यक्ति के विकास से संबंधित होते हैं। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक प्रकार से क्या है कि कानूनी पालना इनकी नहीं करवाई जा सकती। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने नैतिक जिम्मेदारी के आधार पे, अपने कर्तव्य के आधार पे इनका पालन करता है और इनके संबंध अपनी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन प्रमुख रूप से करता है। अब बात करते हैं हमें कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं इन अधिकारों का क्या महत्व है और अगर व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किस प्रकार से व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों की, इन अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे उदाहरण हम समझेंगे जिसके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि अगर मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किस प्रकार से न्यायालय है यानी जो न्यायपालिका है वो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
बात आती है अधिकारों का महत्व है, यानी व्यक्ति के अधिकारों का महत्व किस प्रकार से है। 1928 के एशियाई खेलों में निर्माण कार्य किया गया। जब 1928 में जब एशियाई खेल प्रारंभ किए जाने थे, उससे पहले क्या है कि खेलों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्माण कार्य की आवश्यकता थी। इसलिए क्या है कि खेल प्रारंभ होने से पहले 1928 में जो एशियाई खेल प्रारंभ किए गए थे, उससे पहले क्या है कि कुछ निर्माण कार्य है वो प्रमुखतः वहाँ पे करवाए गए, जिससे संबंधित हमें ये उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अधिकार का उल्लंघन हुआ और बाद में किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान है वो न्यायपालिका द्वारा प्रमुखतः की गई। बात आती है सरकार ने सेवाएं ली। सरकार है वो इन निर्माण कार्य के लिए कुछ लोगों की, कुछ व्यक्तियों की मदद ली। तो प्रमुख रूप से व्यक्ति कौन थे, कुछ ठेकेदारों की ली। सरकार ने निर्माण कार्य के लिए मदद है वो प्रमुखतः कौन से लोगों की ली, जो सरकार के ने जिनको चुना वो ठेकेदार थे। ठेकेदार वह व्यक्ति होते हैं जो प्रमुख रूप से निर्माण संबंधी कार्य हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि करवाते हैं, और उनकी जिम्मेदारी पूर्णतः क्या है कि उनके ऊपर प्रमुखतः होती है। बात आती है फ्लाईओवर है और स्टेडियम का निर्माण किया गया। अब सरकार ने एशियाई खेलों के तहत प्रमुखतः किन का निर्माण प्रमुखतः करवाया, तो जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर यानी जो ब्रिज है, उनका निर्माण इसके तहत करवाया गया। और इसके साथ साथ क्या है स्टेडियम का निर्माण भी किया गया। कुछ स्टेडियम का निर्माण किया गया और कुछ फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। फ्लाईओवर वो स्थान होते हैं जो भीड़ भाड़ को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़कों के ऊपर क्या है कि ब्रिज बनाए जाते हैं जिनसे क्या है यातायाती साधनों को निकाला जा सके, और नीचे जो सड़क है उस पे जो यातायात की जो भीड़ है, ट्रैफिक की जो भीड़ है, उसको प्रमुखतः क्या है कम किया जा सके। बात आती है ठेकेदारों ने भर्ती की। अब ठेकेदार है वो स्वयं काम नहीं करते, वो प्रमुख रूप से क्या है कि मजदूरों के द्वारा और मिस्त्री जो होते हैं उनके द्वारा प्रमुखतः काम करवाते हैं। तो ठेकेदारों ने क्या है कि गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। ठेकेदारों ने किनकी भर्ती की, जो गरीब मजदूर थे और गरीब मिस्त्री थे, उनकी प्रमुखतः भर्ती है वो ठेकेदारों ने की। किस लिए, स्टेडियम निर्माण के लिए और फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए। बात आती है सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी। अब जब ठेकेदारों ने इन मिस्त्रियों को, इन मजदूरों को चुना, तो इन मजदूरों ने और मिस्त्रियों ने स्टेडियम का निर्माण भी किया और फ्लाईओवरों का निर्माण भी किया। लेकिन जितनी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मिलनी थी तो सरकार ने तय की थी, उतनी मजदूरी है वो ठेकेदारों ने, वो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी है वो ठेकेदारों ने मजदूरी और मिस्त्रियों को दी। तो एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है अधिकारों से संबंध में। बात आती है समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने न्यायालय में याचिका दायर की। अब जो ये समस्या उत्पन्न हुई जो मजदूरों की, मिस्त्रियों की, कि इनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिली, तो कुछ जो समझदार, जो समाज के प्रमुख व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि जो मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनको मजदूरी कम मिली है, उसकी जो याचिका है, उसकी जो एफआईआर है, वो उन्होंने कहाँ दायर की, न्यायालय में प्रमुख रूप से है याचिका दायर की गई, ताकि इससे संबंधित है वो फैसला आ सके और उनके साथ जो प्रमुख रूप से जो अन्याय हुआ है उसका समाधान निकल सके। बात आती है दलील दी कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी। दलील दी गई इन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से कि ये जो मिस्त्रियों को और जो प्रमुख रूप से जो मजदूर है उनको जो मजदूरी दी गई है, ये जब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है उससे भी कम मजदूरी दी गई है। तो एक प्रकार से कम मजदूरी मिलना प्रमुख रूप से किस में आता है, बेगार या बंधुआ मजदूरी में आता है। किस में आता है, बेगार या बंधुआ मजदूरी में आता है। बेगार का मतलब होता है कि कार्य तो करवा लेना, लेकिन कार्य करवाने के बाद में उसका उचित वेतन नहीं मिलना। यह बात आती है बंधुआ मजदूरी की। बंधुआ मजदूरी प्रमुखतः क्या होता है कि कुछ लोगों को अपने यहाँ पे रखा जाता है और रखने के बाद में उनसे काम तो क्या अत्यधिक करवाया जाता है, लेकिन उसके बदले में उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो वेतन मिलना चाहिए, वो उनकी मेहनत के अनुसार नहीं मिलता। तो ये प्रकार से बेगार में और बंधुआ मजदूरी में आता है जब उसको उचित वेतन का भुगतान नहीं मिलता। बात आती है नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन। अब प्रमुख रूप से बात की जाए तो ये जो मजदूरों को कम वेतन मिला, मिस्त्रियों को कम वेतन मिला, ये कौन से अधिकार का प्रमुखता उल्लंघन हुआ है। तो ध्यान रखना कि नागरिकों का जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका उल्लंघन प्रमुख रूप से इस व्यवस्था के अंदर प्रमुखता देखने को मिलता है। बात आती है न्यायालय ने दलील को स्वीकार कर लिया।
जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये दलील है, एफआईआर है, ये न्यायालय में प्रस्तुत की गई, तो न्यायालय ने इसको उचित समझते हुए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लंघन समझते हुए इसको स्वीकार कर लिया और इस याचिका पर प्रमुखतः विचार किया गया। बात आती है आगे, सरकार ने हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तय मजदूरी दिलाई। सरकार ने जो मजदूरी तय कर रखी थी वो मजदूरी बाद में क्या है, न्यायालय ने सही गलत का भेदभाव करते हुए क्या किया कि जो तय मजदूरी सरकार ने कर रखी थी वो जो गरीब मजदूर है और जो मिस्त्री है उनको क्या है, हजारों मजदूरों को उनके काम के बदले उचित वेतन दिलवाया और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उस अधिकार की सुरक्षा है वो न्यायालय के द्वारा प्रमुखतः की गई।